हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग अपने प्यारा सा चैनल, हमारे और आपके प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में उपस्थित है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया बैच और नया जो है लेक्चर और नया चैप्टर। अर्थात जो है आज हम लोग जो है कक्षा 12 के फिजिक्स भौतिकी से हम जो है स्टार्ट करेंगे पहला ही चैप्टर, सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की हमारा फिजिक्स से जो भौतिकी है, भौतिकी का सेकंड पार्ट का पहला ही चैप्टर आपका किरण प्रकाश की है। इस किरण प्रकाश की को हम जो है आज जो है कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका हमारा यह पहला जो है आपका यूनिट फर्स्ट है, पहला जो है पार्ट है। इसके बाद जो है आपका सेकंड थर्ड आपका 2-3 पार्ट में आपका हम लोग कवर कर लेंगे इस चैप्टर को। तो आइए देखते हैं आपका प्रकाश की, किरण प्रकाश की, जिससे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश है क्या, प्रकाश के डिफिनेशन जानेंगे। तो प्रकाश होता क्या है? आप जानते हैं कि कोई वस्तु अगर अंधेरा में रख दिया जाए, अगर कोई वस्तु अंधेरा में रख दे और उसको हम देखें, भले ही प्रकाश में होकर ही क्यों ना देखें, तो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर वही वस्तु प्रकाश में हो, वस्तु को प्रकाश में रख दिया जाए और हम अंधेरे में हो जाए तो वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहयोग करता है, सहायता करता है। अर्थात डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है, वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। किसी वस्तु को देखने में सहायता जो हमको करता है वही तो प्रकाश है। तो लिख सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, वह प्रकाश होता है। दूसरी अगर शब्द में देखा जाए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर कोई वस्तु आपका थोड़ा यानी डिम लाइट में हो, यानी जो है प्रकाश कम हो, तब देखते हैं तो वो वस्तु उतना साफ नहीं दिखाई देता है। जबकि अगर जो प्रकाश ज्यादा हो जाए, प्रकाश तेज कर दिया जाए तो वस्तु और क्लियर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश हमारी जो नेत्र दृष्टि, देखने की जो क्षमता है, इसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो परिभाषा इसका दे सकते हैं प्रकाश के, प्रकाश वो भौतिक साधन है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, या प्रकाश वो ऊर्जा है जो हमारी नेत्र दृष्टि को जागृत करने का काम करता है। तो यहां लिख सकते हैं प्रकाश वो ऊर्जा है, प्रकाश वह भौतिक साधन है, वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, देखने में सहायता करता है। किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, या कह सकते हो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी नेत्र दृष्टि को जागृत करता है, या प्रकाश वह भौतिक साधन है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता ही हो प्रकाश हमारा। आगे देखते हैं इसके बाद प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के अंदर कौन कौन क्वालिटी होती है? तो प्रकाश के कैरेक्टर जानना है, प्रकाश की विशेषता जानना है, प्रकाश की गुण, बात एक ही हुआ। तो प्रकाश के गुण कौन कौन है, प्रकाश क्या क्या कर सकता है? तो प्रकाश का पहला गुण, बहुत सारे प्रकाश के गुण हैं। जैसे पहला लिख सकते हैं प्रकाश तो सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, पहला इसका गुण है। दूसरा गुण लिख सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, निर्वात में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है। और निर्वात में चाल जो होता है, निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होता है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह जो है आपका 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा, तीसरा इसका गुण जानेंगे, प्रकाश का तीसरा गुण। प्रकाश जो है देखा जाए तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय तरंग के रूप में, चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के भी रूप में चलता है। चौथा अगर बात करें तो प्रकाश जो है, अगर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश जब किसी तल पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी अपारदर्शी तल पर पड़ता है तो वहां से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जैसे प्रकाश यहाँ जो प्रकाश आकर अपारदर्शी कोई तल है तो यहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाता है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। अगला अगर देखा जाए तो प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से होकर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना मार्ग बदल लेता है, अर्थात उसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पारदर्शी माध्यम मानकर चलिए यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, तो यहां से प्रकाश की किरण अगर भेजे तो यहां जाने के बाद यहाँ जो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर अपना मार्ग चेंज कर देता है, अपना रूट बदल देता है, अर्थात अपने पथ से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। लिख सकते हैं, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। यहाँ हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला गुण जानेंगे प्रकाश का। अगर देखा जाए तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का अगर तरंग दैर्घ्य देखा जाए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है आपका जो है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। यह इसके जो है आपका गुण था। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के भी रूप में चलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद जो है और भी गुण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पाए जाते हैं। इतिहास सब गुण होते हैं और गुण भी लिख सकते हो। यहाँ 6 गुण हम दिखा दिए हैं। और आगे चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे हम जानेंगे। अब अगला हमारा हेडिंग है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण होते क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा देखा जाए, यह एक जो है खोखला गोला है, यह मान के चलिए खोखला गोला है। इस खोखले गोले को अगर मान के चलिए यहाँ से काट दिया जाए, इसको अलग कर दे तो ये ऐसे इसका भाग प्राप्त होगा। अगर यहाँ से काट कर अलग कर दे तो ये ऐसे भाग प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गोलीय दर्पण है, यह गोली है, यह किसी कांच के खोखले गोला है और उसी को काट कर बनाया गया है। मतलब यह जो है आपका अगर देखा जाए तो किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी कांच के खोखले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, मतलब कटे हुए भाग होता है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण 2 भाग होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो भाग हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहां देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, एक काट कर एक भाग इधर किया है, एक भाग इधर किया है। अगर इसमें अगर बाहर कलई कर दे, बाहर जो है बाहरी पृष्ठ पर कलई कर दे और इसके अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो, बाहरी कलई कर दे और अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो, तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और उसी के उल्टा अगर जो है अंदर कलई कर दे, अंदर वाले पृष्ठ को कलई कर दे और बाहर वाले पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो, तो उसको कहते हैं आपका परावर्तन हो, तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण के दो भाग हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? या इसके अंदर वाले, ये जो अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ कहते हैं, और बाहर वाले को कहते हैं उत्तल पृष्ठ। इसमें भी अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे अवतल पृष्ठ और इधर वाले को कहेंगे उत्तल पृष्ठ। अब देखा जाए तो यहां से अगर गौर कीजिएगा कि ऐसा दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर कलई हो, उत्तल पृष्ठ पेंट हो, उत्तल पृष्ठ पर पेंट किया गया हो और अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, वैसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। फिर सुनिए, वह दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर कलई हो और अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसे नहीं समझ में आया, सीधा सा लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो वह दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर है, वह कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण, अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण। तो लिख सकते हैं, इसका परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपका, लिख लीजिएगा परिभाषा, एक बार और मैं बोल ही दे रहा हूं, लिख लीजिए। वह दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल में लिख देंगे, वह दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह हुआ। आगे देखेंगे, अब देखेंगे इसके बाद जो है आपका प्रतिबिंब। अगला हेडिंग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब नहीं, इसके बाद हेडिंग है हमारा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। तो यहां अभी बनाए थे, यह आपका गोलीय दर्पण है और इसके कटे हुए भाग जो होता है ये काटते हैं, तो यही जो है अवतल और उत्तल बनता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर जो है बात करें हम अवतल का या उत्तल का, तो यहाँ एक बना दे रहा है हम, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी गोले का ही ये भाग होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा। और जो है आपका यहाँ पर इसको जो है एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहते हैं, पोल, और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, AC हो गया। इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको F कहते हैं। F से जो दूरी होता है P के, उसको फोकस दूरी कहा जाता है, और C से जो P की दूरी होता है उसको R कहा जाता है। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा हमको जानना है, परिभाषा ध्रुव, P ध्रुव, पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव होता है। उसके बाद फिर जो है आपका इसको कहते हैं मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। तीसरा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। उसके बाद फिर जो है आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद फिर जो है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद जानेंगे हम जो है वक्रता त्रिज्या, और लास्ट में फिर एक और जो है भाग जानेंगे आपका फोकस तल, फोकस तल। इतना की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। आपका नोट कर लीजिए, इतना गोलीय दर्पण में उतना भाग होते हैं, इसको हमको जो है कवर करना है। आइए देखते हैं। तो यहां पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले ध्रुव, ध्रुव किसको कहते हैं? यहाँ जो P बिंदु है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है जहां से प्रकाश परावर्तित होता है, इस परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, बीच वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर एक बार और सुनिए, डायरेक्ट लिखिए परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं P से, P से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष जो सीधी रेखा दिखाई दे रहा है, ये सीधी रेखा जो दिखाई दे रहा है यही मुख्य अक्ष है। तो लिख सकते हो P यानी ध्रुव, और जो है मुख्य फोकस, या जो है ये केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को ध्रुव और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, इसको मुख्य फोकस कहते हैं और इसको ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे चाहो तो डिनोट कर सकते हो CP से, C और P यही है रेखा। तो लिख सकते हो कि ध्रुव और मुख्य फोकस है, ध्रुव या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इसी को कहते हैं। तो मुख्य फोकस किसको कहेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ गौर कीजिएगा। मान कर चलिए अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ पर मुख्य फोकस है, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आकर दर्पण को टकराता है, तो टकराने के बाद जब वापस लौटेगा तो कभी भी आपका मुख्य फोकस से ही होकर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम कहते हैं क्या? मुख्य फोकस। तो एक बार सुन लीजिए, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं F से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। नेक्स्ट अगला हमारा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यहाँ देखिए, यहाँ जो है फोकस दूरी स्मॉल F से डिनोट किया जाता है, और F कैपिटल F और P के बीच की दूरी, कैपिटल F यानी मुख्य फोकस, P यानी ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। यह है फोकस दूरी। एक बार और देख लीजिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल F से। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो यही है वक्रता केंद्र। तो यहाँ जो दर्पण बना है किसी न किसी कांच के खोखले गोले का ही यह भाग होगा, तो उसका जो एक केंद्र है इसी का इसका यह केंद्र होगा। अरे भाई ये दर्पण है, तो दर्पण किसी न किसी गोले का ही ना कटा हुआ भाग है, तो जब गोले का कटा हुआ भाग है तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा गोले का, और जो केंद्र होगा वही है आपका वक्रता केंद्र। तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, मानकर चलिए कोई ना कोई गोलीय दर्पण आपका किसी खोखले गोले का ही कटा हुआ भाग है, और इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र को ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो सीधा सा परिभाषा लिख सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे चलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या उसी तरह लिख सकते हो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, जैसे यहां से लेकर ये केंद्र है तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होता है वही वक्रता त्रिज्या है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और जिसे डिनोट करते हैं आर से। अगला फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? तो ये जो मुख्य फोकस होता है, मान लीजिए मुख्य फोकस, इसके जो ऊपर और नीचे का तल होता है, अभिलंबवत तल जिसको कह सकते हो, ऊपर और नीचे यानी अभिलंबवत तल। मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को, मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। अगर यन यन डैश है तो इसे लिख सकते हैं यन यन डैश, इससे यह फोकस तल हुआ उसका। तो लिख सकते हैं मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। खूब सुंदर अपने हाथ से बनाया गया जो नोट्स होता है वह सबसे सुंदर होता है। अपने हाथ से आप लोग जो वीडियो को देखकर, ना हो तो रोक रोक कर भी नोट्स बना लीजिए अपने अनुसार, अपने भाषा में। अगर नोट्स बनाते हैं तो उससे सुंदर कोई जो फेयर नहीं होगा, इसलिए अपने भाषा में लिखने की कोशिश किया करो। चलो आगे चलते हैं। अब है आपका, अब जानेंगे हम जो है इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? तो ध्यान देना, आप लोग जब सुबह पढ़ने के लिए चाहे कहीं भी जाते होंगे तो आप जो है घर जो है जो शीशा लगा हो उसमें चेहरा अपना देखते होंगे। देखते हुए तो तुम्हारे जैसा, तुम्हारे शक्ल जैसा, तुम्हारी हूबहू एक व्यक्ति उस शीशा के अंदर भी दिखाई देता है। देखे होंगे, वही इमेज है, वही तो है आपका जो है प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहते किसे है? जैसे मानकर चलिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो होता यह है कि इस व्यक्ति का चेहरा आपका इस दर्पण में दिखाई देता है। तो दिखाई देता है तो जो चेहरा इसका इसमें दिखाई देता है, इसका फोटो, उस फोटो को ही हम इमेज कहते हैं। लेकिन ये आपका जो दिखाई देने का कारण है, कई वजह है। आपका यहाँ से किरण इसकी जो है जाती है, यहाँ से भी किरण जाती है, समझे, फिर परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद अगर देखा जाए तो किरण तो इधर मिलेगी नहीं, इधर अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये व्यक्ति का फोटो दिखाई देता है, समझे, अपना चेहरा दिखता है। तो यही जो है इसका इमेज है, यही इसकी प्रतिबिंब है। तो प्रकाश की किरण जब जाकर दर्पण पर परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद फिर मिलेगी या प्रतीत होगी मिलती हुई, वह इमेज होता है। तो इसको लिख सकते हैं प्रकाश की सभी किरणें। प्रकाश की सभी किरणें लिख सकते हैं, प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें, सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तित हो रही है, परावर्तित होने के बाद जहां पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वही हमारा
प्रतिबिंब है। तो लिख सकते हैं प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और देखा जाए तो यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, आपका लिख देना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जिसको कहते हैं, रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी कहो या जो काल्पनिक कहो, बात एक ही, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज। ये दो प्रकार के होते हैं आपका, एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक एक ही बात हुआ। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के बाद अगर दोनों किरणें स्पष्ट रूप से मिल रही है, दो किरणें या दो से अधिक किरणें स्पष्ट रूप से अगर मिल रही है कहीं ना कहीं पर, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, स्पष्ट मिलती है, उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यदि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है स्पष्ट, लेकिन काल्पनिक कल्पना किया जा रहा है कि ये किरण संभवतः मिलेगी यहाँ पर, तो अगर संभावना किया जाए, कल्पना किया जाए, तो वह होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें, सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा हमेशा याद रखिएगा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक। अब है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की सभी किरणें, लिख सकते हैं प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें, सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई समस्या? आगे बढ़े। तो यह था आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद हम जानेंगे आपका गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। गोलीय दर्पण पर किरण आरेख जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं गोलीय दर्पण पर गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। किरण आरेख, गोलीय दर्पण पर रे डायग्राम खींचेंगे। हम जानेंगे गोलीय दर्पण किरण आरेख, क्योंकि हमको जानना है किरण आरेख जो भेजेंगे दर्पण पे तो कहां से भेजेंगे, उसका पथ कौन सा होगा,
कहां से किरण को भेजेंगे, और भेजने के बाद फिर वह जब टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तित होगा, तो फिर लौटेगा कैसे, किस रास्ते से होकर लौटेगा, तो वही जानना हमको। किरण आरेख भेजना है, कहां से भेजेंगे, और फिर जब परावर्तित होगा तो कहां, किस बिंदु से होकर परावर्तित होगा, यही जानना है। तो आइए देखते हैं आपका गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। सबसे पहले अगर देखा जाए अवतल और उत्तल दोनों पर एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम जो है जानेंगे गोलीय दर्पण पर किरण आरेख 4 जगह से भेज सकते हो। भेजने के लिए तो कई जगह है, लेकिन कम से कम 2, 3, 4, 3 जगह से जो है या 4 जगह से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर अगर कोई किरण भेजिए तो फिर कैसे जाए, कैसे लौटेगा वो जानना है। तो यहां देखिएगा, यह है हमारा अवतल दर्पण, यह हो गया अवतल दर्पण। यहां पर एक बना दे रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इधर एफ और सी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष से समांतर हमको भेजना है, तो मुख्य अक्ष यही है हमारा मुख्य अक्ष। इसके समांतर अगर कोई किरण भेज दे, इसमें भी मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष इसके समांतर भेज दे, ठीक। तो जब मुख्य अक्ष से समांतर किरण भेजते हैं तो हमेशा फोकस से ही लौटता है। मुख्य अक्ष से समांतर भेजेंगे तो फोकस से लौटेगा, तो यह जो है फोकस से लौटा देंगे। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, फोकस इधर है, फोकस तो इधर है नहीं कि लौटा देंगे, इधर है फोकस। इधर कलई पेंट है तो इधर तो जाएगा नहीं, लेकिन वह ऐसा प्रतीत होगा कि वह लौट रहा है कहां से, फोकस से। तो इसमें लिख सकते हैं आपका, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण पर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से लौटती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है फोकस से लौटती है या फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। ये पहला हमारा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा भेज रहा है मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से किरण कैसे भेजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस इसी का उल्टा होगा, मुख्य फोकस इसका उल्टा हो जाएगा। और चाहो तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हाँ, देखिए आपका दूसरा हमारा है आपका मुख्य फोकस से किरण भेजना है, यानी यही है मुख्य फोकस। तो यहां से किरण एक भेज दे रहा है। तो जब मुख्य फोकस से किरण भेजते हैं तो जिस तरह इसका उल्टा, अभी समांतर भेजे थे तो मुख्य फोकस से लौटा था, तो मुख्य फोकस से भेजे तो यह किरण समांतर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। जो किरण मुख्य फोकस से भेजा जाता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो अगर फोकस से भेजे, ध्यान दीजिएगा, फोकस मतलब ये फोकस से ही मान कर चलिए भेजे जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो किरण प्रकाश की जो किरण फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी आपका जो है दिखाई दे रहा है कि आज फोकस से हम भेजे, फोकस से सामने एकदम भेजे हैं तो यह जो है पूरा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो दूसरा लिख सकते हो, जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेजते हो फोकस से लौटता है, और जो किरण फोकस से भेजते हो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाता है। दोनों जो है लिख लेना। इसमें मुख्य अक्ष समांतर भेजे फोकस से लौटा है, इसमें फोकस से भेजे मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। नेक्स्ट तीसरा अगर जानेंगे आपका जो है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो फिर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए वक्रता केंद्र से अगर भेजे तो यह है आपका अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण, इसका यह मुख्य अक्ष है, एफ हो गया, यहाँ सी हो गया।
इसका यह मुख्य अक्ष हो गया, या एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। गौर कीजिएगा। हाँ, तो देखिए बालक, या सी से भेजना है, वक्रता केंद्र को बोला सी से, तो सी से अगर किरण भेज दें ऐसे, तो सी से जब किरण भेजेंगे या जाकर दर्पण में पड़ेगा, पड़ने के बाद फिर परावर्तित होगा, तो सी केंद्र से जब भेजेंगे तो फिर उसी रास्ते वापस लौटेगा। यानी जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो पुनः वापस उसी रास्ते लौट जाती है। इस पर भी भेज सकते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र है, उसके सामने हम भेज रहे हैं। गौर कीजिएगा, मान के चलिए उसके सामने भेजे हैं तो पुनः जो है उसी रास्ते लौटेगा। यानी लिखेंगे जो किरण मुख्य वक्रता केंद्र से भेजते हैं, या जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। यह जो है आपका चौथा जो है देखा जाए तो चौथा यहाँ समझ लीजिएगा, ऐसे ही बना दे रहा है। इसी पर भी जो किरण आपका ध्रुव से भेजते हैं, चौथा ध्रुव से, तो ध्रुव से जब भेजेंगे तो यह जो है आपका जाएगा और पुनः जो है जितने कोण पर आपतन कोण पर जाएगा उतना ही कोण पर परावर्तित भी होगा। यह अर्थात जो है ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ध्रुव से जब भेजेंगे तो जिस कोण पर भेजेंगे प्रकाश की किरण, जितने कोण पर मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण पर हो जाएगा उतना ही आपका उतना ही कोण पर पुनः परावर्तित होगा। इस पर भी अगर भेजे ध्रुव से, या ध्रुव है तो ऐसे भेजेंगे तो पुनः उसी आपका जो है उतना ही कोण पर वापस लौट जाएगी। तो जो किरण ध्रुव से भेजेंगे तो ध्रुव से जिस मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण पर हो जाएगा उतना ही कोण पर पुनः वापस लौट जाएगा। ये हमारा था गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। गोलीय दर्पण पर किरण आरेख। इसके बाद हम जानेंगे अब जो है आपका अब जो जानेंगे अवतल उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। आइए देखते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे जानेंगे? एक मिनट। आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। पहली बात, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है 6 प्रतिबिंब बनता है, और उसकी वस्तु की स्थिति जानना है। वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही जानना है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो वस्तु अनंत दूरी पर, वस्तु अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, वस्तु अगर अनंत दूरी पर है तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक एक करके यही को बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह है हमारा अवतल दर्पण, यह है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है और यह फोकस है। यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है सी। अब हमको वस्तु अनंत दूरी पर रखना है, तो वस्तु जब अनंत दूरी पर रहेगा तो वस्तु दिखाई देगा नहीं। आपका अनंत दूरी से केवल किरण दिखाएंगे, तो अनंत दूरी से आने वाली जो किरण होती है वो हमेशा आपस में समांतर आती है। तो मान कर चलिए किरण यहाँ हम भेज दिए, ये किरण नीचे से भेज दे रहा है, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है। चूंकि समांतर है, आपस में भी समांतर है और मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वापस जब लौटेगा तो अभी पढ़े हम कि जब मुख्य अक्ष से समांतर जाता है तो फोकस से ही लौटता है, तो फोकस से लौटा देंगे। ये भी किरण आपका फोकस से लौट जाएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, दोनों किरण दर्पण से परावर्तन, इमेज हम पढ़े हैं, प्रतिबिंब पढ़े हैं कि जब दोनों किरणें आपका जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ से ये किरण भेजे है जो समांतर जाने के बाद पुनः जो फोकस से लौटी है, फिर ये दूसरा किरण फोकस से लौटा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिली हुई है, मुख्य अक्ष पर ही मिली हुई है, वो भी फोकस पर। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा लिखेंगे आपका, जब अनंत दूरी पर वस्तु हो, अनंत दूरी पर वस्तु हो, यानी वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और क्या आपका वास्तविक, दोनों किरणें आपस में मिली है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। और बिंदु का मुख्य अक्ष पर मिलने का मतलब वो एकदम बिंदु आकार का बनेगा, तो बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जो है आपका फोकस पर बनेगा। और उल्टा सीधा का इसमें कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, वास्तविक, और जो है वास्तविक होगा, और क्या छोटा होगा, सूक्ष्म बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का, और फोकस पर बनेगा, यह पर बनेगा, उल्टा सीधा का कोई अर्थ नहीं होगा। यह जो पहला प्रतिबिंब है। दूसरा की बात करें तो दूसरा वस्तु को अब थोड़ा सा सी से कुछ अधिक दूरी पर रखना है, यानी अनंत तथा सी के बीच, वस्तु अनंत तथा सी के बीच, वस्तु अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच रखना है। यह हमारा जो है, यहां देखिएगा, यह जो हमारा अवतल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर वस्तु रख रहा है, गौर कीजिएगा, यह एक वस्तु है, सी से कुछ अधिक दूरी पर वस्तु है, इधर अनंत इधर सी, तो सी और अनंत के बीच में ही पड़ा। यहाँ मानकर चलिए ए भी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेज दिया जाए, तो जो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो फोकस से लौटेगा, मुख्य अक्ष समांतर जाएगा उस फोकस से लौटा देंगे। यहाँ पर मानकर चलिए फोकस है, एक किरण हम फोकस से ही भेज दे रहा है, तो जब फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष से समांतर होगा, तो ऐसे लौटा देंगे, यानी यहाँ पर दोनों किरणें मिली हुई है, यहाँ पर दोनों किरणें मिली हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु को अनंत तथा सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में अगर कहीं पर भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा। यहां मानकर चलिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है जो उल्टा है, मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, तो उल्टा बनेगा, दोनों किरणें आपस में मिली है तो वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा, ये वस्तु है, ये वस्तु है, और यह प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब है, दिखाई दे रहा है उससे छोटा बना हुआ है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत तथा सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा है, अब यहां से वस्तु उठाकर सी पकड़ देना, वस्तु उठाकर सी पकड़ देना है, यानी वस्तु सी पर, वस्तु सी पर अगर रख दे तो गौर कीजिएगा, यहां पर प्रतिबिंब देख लीजिए सी का, ये हमारा अवतल दर्पण है, यह ध्रुव हो गया, यफ हो गया, यहाँ पर जो है सी हो गया, वस्तु को सी पर ही रखना है, वस्तु को सी पर रखना है। तो सी पर रखेंगे तो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दे रहा है, फोकस से लौटेगा, और एक भेज दे रहा है फोकस से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, आपका थोड़ा सा और ही जाएगा, मतलब यहाँ पर सी पर ही मिलेगा, जब आप इंचिन से मिलाएंगे तो स्पष्ट जो है सी पर ही मिलेगा। यहाँ पर ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और यह जो प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही बनेगा, और जो है आपका जो है सी पर वस्तु होगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। पूछ देता है परीक्षा में कि वह बिंदु बताइए, वह बिंदु अवतल दर्पण सामने वह बिंदु बताइए जहां पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब भी वही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो वह है सी पर रख दे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अगला इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो।